यह है मेरे द्वारा लिखी हुई पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, जो इस समय बहुत लोकप्रिय हो रही है। लोकप्रिय इसलिए हो रही है क्योंकि जो भी अलग अलग धर्मों के बारे में रुचि रखते हैं, उनमें तुलना करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी है। ये सभी धर्मों के बारे में जान सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करके ये जान सकते हैं उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। साथ ही बहुत से जो प्रश्न होते हैं FAQs, उनका उत्तर स्वयं देने में सक्षम हो सकते हैं। जिनको इसकी साइंड कॉपीज चाहिए वो हमारे आपणः मर्चेंडाइज स्टोर पर आके उसको बुक कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारी मेल्ट डाउन सीरीज का ये है अगला प्रकरण है उसी श्रृंखला में, और हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी, और हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रकरण हो गए। पिछली बार हम हर्ष जी से मिले थे, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि संदेश खली का भी प्रकरण हो गया है, और राजदीप जी जो हैं वो अब पूरी तरह से गोदी में बैठ गए हैं किसी की। कह रहे हैं कि हम तो वो नहीं बैठे, उनकी बीवी बैठ गई, कोई बात नहीं। और उसके बाद जो है वो वहाँ इतना बड़ा कांड हो गया संदेश खली का, उसके बारे में सब चुप हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये जो लेटेस्ट खालिस्तानी आक्रमण है हरियाणा दिल्ली के दिल्ली ऊपर, पे उस पे भी कुछ अधिक नहीं बोल रहे हैं, कुछ थोड़ा सा संयत दिख रहे हैं, पता नहीं क्या है। और बाकी जो सारे के सारे सर्वेज आ रहे हैं उसको लेके तो मेल्ट डाउन पूरा है ही। जो अभी राम मंदिर के बाद दूसरा बड़ा मंदिर अबू धाबी में लॉन्च होने वाला है, उसको लेके भी बड़े भारी मेल्ट डाउन है, ग्लोबल मेल्ट डाउन है वो तो इन सब मेल्ट डाउन के बारे में बात करते हैं हर्ष जी से। हर्ष जी, क्या योया देखिए, और आप यशवंत अब जी में लड़ाई आपने हो जो गई इस बार? है आपने तो जो है ना, जब किसी को पागलिका कह दिया है तो फिर कुछ बचता नहीं है उसमें कहने के लिए। मैंने नहीं कहा, उसको पुराना नाम है। लेकिन जो है ना, लोग आपको कहेंगे कि आप ये मिसोजिनिस्ट जो है कमेंट कर रहे हो कि राजदीप तो किसी की गोदी में बैठे नहीं है लेकिन सागर किसी गोदी में बैठ गए। ये बड़ा आप भाई, आपत्तिजनक हो जाएगा। अरे जब आपका कोई महिला किसी महिला की गोद में बैठ जाए तो ये मिसोजिनिस्ट कैसे हो गया? लेकिन लोग कुछ भी कह सकते हैं इसमें। और पुराने वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जब सागरिका घोष ममता बनर्जी की इंटरव्यू ले रही थी, और एक पुराना इंटरव्यू था, वो IBN CNN में उस समय ये हुआ करती थी। तो उस इंटरव्यू में क्या था कि एक जगह ममता बनर्जी बैठी हुई थी और ये बात कर रही थी, उनका इंटरव्यू ले रही थी। तो पब्लिक गैदरिंग थी, एक छोटी सी, स्टूडेंट्स आए हुए थे वहां पे, शायद वो कोलकाता में शूट हुआ था। और ममता बनर्जी उसको बीच में छोड़ के भाग गई थी कि ये जितने भी आप लोगों ने यहाँ बुलाए हुए ना, ये सारे के सारे कम्युनिस्ट हैं, ये सीपीएम सारे के, SFI के हैं सब। सीपीएम के कैडर हैं, SFI के स्टूडेंट लीडर हैं जो सारे के सारे। तो वो पुराना वीडियो बड़ा जबरदस्त चल रहा है इनका आजकल, और उससे भी बड़ा और वो तो जो मजा ये लड़की हुआ। जिसने वो सवाल पूछा था उसका नाम था तानिया, वो अच्छा। बड़ी सेक्युलर थी। उसका बॉयफ्रेंड था, वो मुसलमान था, और उसको तुरंत फुरत वहाँ से भागना पड़ा। बताते हैं कि प्रणब मुखर्जी जी ने उसकी सहायता की, तो वो वहाँ से रातों रात भागी, दिल्ली पहुँची, और उसके बाद उसका बेचारा जो सेक्युलर पना था वो समाप्त हो गया। बॉयफ्रेंड कलकत्ता में रह गया, वो वहाँ रह गई। और उसकी सहेलियों ने अभी अभी उस साझा किया है। एक ने तो लिखा कि उसका शायद चौथा या पांचवा सवाल था, और 14 सवाल पूछे जाने थे जिसको, और दूसरी जो थी उसको पूछना था, उसका 11वां नंबर था। अरे वो सारे के सारे जितने भी वहां बैठे थे वो सबके पीछे लग गए वो लोग तो। ये सारे SFI के हैं, जबकि हाँ कोई कोई भी नहीं था उसमें से। हाँ, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये क्या है कि ममता बनर्जी का तो वो तो बायस्ड रहती हैं हर चीज को लेके। और देखिए, उनको जो है ज्यादा परेशानी वहां कांग्रेस से नहीं है, वो तो ज्यादातर उनकी परेशानी तो यही रहती है कि वो CPM CPI वाले जो है, वो कम्युनिस्ट वाले, वो आगे ना बढ़ सकें। उनकी तो मेन मेन फोकस यही रहती है। लेकिन वो वीडियो भी खूब चला है, 3 वीडियो एक बार फिर से निकाले हैं लोगों ने। एक तो वो जो राजदीप सरदेसाई ने हेलीकॉप्टर में इंटरव्यू लिया मोदी जी का, जिसमें मोदी जी ने कहा कि राजदीप सरदेसाई को जो है वो राज्यसभा ऑफर की जा रही है और वो कभी भी राज्यसभा जा सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं, वो वाला वीडियो।
और एक वो जो लल्लन टॉप वाले कार्यक्रम में राजदीप ने कह दिया, आपका जयपुर एक्सप्रेस हाईवे जो बना है मुंबई वाला, कि उसका राजदीप का बेटा गया वहां पे अपने दोस्तों के साथ मुंबई गया, वो बाई कार गया वहां से, और जब उसके बाद वो लौट के आया तो राजदीप सरदेसाई से उसने कहा कि पापा क्या बेहतरीन, क्या वंडरफुल वो बनाया है एक्सप्रेस वे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, वो नितिन गडकरी का काम बढ़िया है। राजदीप ने कहा, उसने कहा कि नितिन गडकरी का क्या मतलब है, लुक एट द मोदी, द वे हु चेंजिंग द ऑल ओवर थिंग्स। उसने इस तरह से तारीफ की कि सब चीजों में तो जब तक आपका लीडर विजनरी नहीं होगा तो नीचे वाले मंत्री क्या कर लेंगे। और वो लल्लन टॉप के कार्यक्रम में बोल तो दिया राजदीप सरदेसाई ने, और वो बीजेपी के आईटी सेल वालों ने उसे क्लिप को बना के अपना वायरल कर दिया। वो सौरभ उनसे कह भी रहा था कि लो आपने आईटी सेल वालों को एक और क्लिप दे दिया, अब ये भी चलेगा खूब। और उसके बाद यशवंत देशमुख की टिप्पणी आई, और जब इनका डिक्लेरेशन हुआ, क्या नाम, राज्यसभा के लिए सागरिका का, तो यशवंत देशमुख का ट्वीट आप पढ़िएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार पति, वो सांसद पति, मेरे सांसद राजदीप सरदेसाई को बधाई। जैसे हमारे यहाँ यूपी में इधर चलता है ना प्रधानपति, प्रधानपति सरपंच पति चलता है हमारे राजस्थान में। तो ये सभी जगह चलता है, तो वो कहानी चली रही है। लेकिन इस पे मैं और ये और लोग कह रहे हैं आपके बहुत ही शातिर हैं, बीवी जो है वो ममता के साथ में है, राजदीप कांग्रेस के गोदी में बैठा हुआ है, और बेटे को बीजेपी के पास भेज दिया। वो तो खैर लोग चलाते ही हैं, सही बात है, और ये तो बात सही भी है। कांग्रेस, ये राजदीप सरदेसाई तो प्रूवन कांग्रेस एजेंट है, इसमें कोई शक की बात है नहीं। और जब यूपीए की सरकार बनी थी, शायद फर्स्ट वाली में ही इन्हें पद्मश्री मिल गई थी, ये कोई नई बात नहीं। 2008 सेकंड में मिली थी? नहीं 2008 में मिल मिली गई थी, फर्स्ट की। हाँ, तो मुझे जहां तक याद है कि पहली बार में ही इन्हें दूसरे या तीसरे साल में इन्हें पद्मश्री दे दी गई 2008 में मिली थी, तो हाँ। और उसी समय की बात है कि पंकज पचौरी फिर उसके सलाहकार बने थे प्रधानमंत्री के, वो जो इंडिया टू उस पे एनडीटीवी पे हम लोग शो किया करते थे ना, पंकज पचौरी, तो उस समय तो इन सब लोगों की पूरी तूती बोल रही थी। तो राजदीप भी शायद उस समय एनडीटीवी में ही हुआ करते थे, जहां तक मेरे याद पड़ रहा है। इन्होंने बाद में छोड़ा वहां से, अर्नब गोस्वामी भी एनडीटीवी में थे, ये भी थे। तो इनका मजाक तो पूरा बन ही रहा है। यशवंत देशमुख ने काफी इनका मजाक बनाया है उसे लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर। और सागरिका का जो पुराना ट्वीट है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है कि मैं राज्यसभा की वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एक पुराना ट्वीट निकाल रहे लोग उनका, 10 साल पुराना, 9 साल पुराना, पता नहीं कहां से। वैसे मुझे लगा कि ममता बनर्जी को दो तरह के लोग पसंद हैं, एक तो जो मोदी पे जबरदस्त हमला करें, और थोड़ा सा जो गटर माउथ टाइप के लोग हैं, जिन्हें गटर माउथ ही कहते हैं, जैसे कि महुआ मित्रा टाइप लोग हैं, या डेरेक ओब्रायन है, पार्लियामेंट में कुछ भी कह दें। तो मुझे लगता है कि इन्हें शायद कमी खल रही होगी कि महुआ मित्रा वगैरह का पता नहीं अब चांसेस दोबारा बनेगा नहीं, तो पार्लियामेंट में कम से कम एक फेस और ऐसा लाया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन संजय जी, आश्चर्य की बात यह है कि हर बात पे ट्वीट करने वाले राजदीप सरदेसाई ने अपनी पत्नी के नॉमिनेट होने पे कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई रिएक्शन ही नहीं है अगले बंदे का, पॉजिटिव नेगेटिव। कम से कम यही लिख देते कि भाई मेरी पत्नी की अलग इच्छा है, वो अपने हिसाब से चलती हैं, वो स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए, ऐसे ही लिख देते कुछ। इतना भी नहीं लिखा अगले बंदे ने, और ये दूसरों को ज्ञान देते हैं कि साहब हर चीज पे जो है ट्रांसपेरेंसी चाहिए इनको। थोड़ी देर पहले अभी अशोक चव्हाण के राज्यसभा नॉमिनेशन पे जरूर ट्वीट किया है। अच्छा, अशोक चव्हाण भी गए, ये कह रहे हैं कि likely to be Rajya Sabha nominee from Maharashtra. Here is a fascinating political nugget. Chauhan becomes the 12th former chief minister of Congress to leave the party in past 10 years. And Pagalga becomes only the 100th journalist to go to Rajya Sabha from Congress party. अशोक चौहान का मुझे लगता तो है नहीं संजय जी के राज्यसभा से जाने का मटेरियल है। अगर बीजेपी उन्हें ले रही है तो उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहिए। मास लीडर हैं वो तो, मराठावाड़ में बढ़िया पहचान है। कारण दूसरा है ना, कारण दूसरा है। वो कारण ये है कि वो अपने साथ एमएलए जिनको लेके आ रहे हैं, उससे उनको एक्स्ट्रा राज्यसभा की सीट मिलती है। हाँ, वो एक्स्ट्रा राज्यसभा की सीट चाहिए, चाहिए, तो वो चौथी वाली सीट के लिए लड़ाई है।
कि एक छठी एक्स्ट्रा सीट सीट जो ले ली जाए। चाहिए, तो वो छठी सीट जो है उसके लिए उनको लेके आ रहे हैं। हाँ, उसमें क्या है कि उसमें ये क्रॉस वोटिंग देखिए, होगी। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी जो है, वो ये तो मानना पड़ेगा कि वो बिल्कुल इस मामले में पूरी नशंस है पूरी तरह से, हाँ, सीटों के बिल्कुल। मामले में। जी, जी। एक भी सीट नहीं छोड़ती, चाहे वो राज्यसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो। और राज्यसभा के लिए तो डेस्परेशन इनका जबरदस्त है। अभी देखिए, मेरे से कोई चर्चा हो रही थी, एक नेताजी से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि भई ये ये वाला जो मामला है जयंत चौधरी का, इसमें क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी से लोकसभा चुनाव के बाद रिजाइन कराया जाएगा राज्यसभा से। मैंने कहा उससे क्या होगा? उसने कहा कि एक सीट का चुनाव होगा और वो बीजेपी के खाते में आ जाएगी। अभी तो सपा के खाते से गए हुए हैं ये। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे बीजेपी के हो जाएंगे, बीजेपी के सपोर्ट से। तो मैंने कहा हाँ यार, ये फैक्ट तो है इसमें। तो बीजेपी वाले जो है, उनकी अब तो मेन टारगेट उनका ये भी रहता है ना, किसी तरह राज्यसभा में जो है मेजोरिटी अपने दम पे लाई जाए। उस पे भी तो काम चलता रहता है ना साथ साथ इनका। वैसे अच्छा विकेट है ये अशोक चौहान वाला। मिलिंद देवड़ा का तो मुझे लगता नहीं कोई जनाधार है खास। वो तो अपनी केवल उस चक्कर में गया मिलिंद देवड़ा, तो कि वो सीट जो है वो एकनाथ शिंदे के खाते में जा रही है उसकी, जिसमें वो लड़ता है चुनाव। मुझे लगता है कि अशोक चौहान वाला विकेट तो बड़ा डाउन हुआ है, ये तो ये तो कांग्रेस का बहुत बड़ा बड़ा मेल्ट है डाउन। ये। हाँ। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हुई हैं हम्म, और 2 बड़ी कम्युनिटीज़ को बीजेपी ने साध लिया है। हम्म, एक तो जाट कम्युनिटी को आरएलडी और जयंत चौधरी के हाँ, मार्फत हम्म, उनको साध लिया है, क्योंकि बाकी तो वैसे तो जाट था 30-40% तो वैसे भी बीजेपी के साथ ही रहते हैं और वहाँ से वो हाँ, सारी सीटें बिल्कुल। जीतती ही रहती है। लेकिन हम्म, जो ये आरएलडी वाले हैं और बाकी ये टिकैत टिकैत है, ये उत्पात मचाते रहते हैं, बीच-बीच में माहौल ख़राब हम्म, करते रहते हैं। तो ये इनके साथ आ गए, तो अब वो हमारे बेचारा जो वो टिकैत है, उसका भी हम्म, जो मेन सपोर्ट है, आपको ध्यान है ना जब टिकैत रो रहा था गाज़ीपुर बॉर्डर पे, तो गाज़ीपुर बॉर्डर पे रो-रो के फिर उसने ऐसा माहौल बनाया था कि उसमें फिर जयंत ने उसकी सहायता की थी मोबिलाइज़ करने हम्म। में कि भाई कुछ लोगों को हाँ, भेज वो दो। गए थे, अब अजीत सिंह भी गए थे, अब जयंत भी अब दोनों मिलने गए थे। हाँ, अब अपना जाट भाई है इस टाइप का हम्म, करके। हम्म, अब क्या करेंगे? अब तो टिकैत पूछा ही को नहीं। टिकैत को तो साथ में लिया ही नहीं इन्होंने, भारतीय किसान टिकैत यूनियन का ने, तो खत्म ही हो नॉन गया। और पॉलिटिकल। ये जो आज चल रहा है ना दिल्ली के बॉर्डर पे, सब जो किसान और ये तथाकथित जो ड्रामा चल रहा है, इसमें भी तो हुँ। टिकैत कहीं नहीं है। यूपी से तो एक भी किसान नहीं गया इसमें, हाँ, सब लेकिन उधर अब के ही हैं। टिकैत जो है वो देख रहा है कि अब किसी तरह से कुछ हो जाए, लेकिन आज तो टिकैत जाएगा बंगलोर में है, कैसे? वो बेंगलोर में है, यहाँ है ही नहीं। वहीं से कह रहा है कि हमारे किसान भाई हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम भी आ जाएंगे। लेकिन वो परेशान इसी हुँ। बात से है कि यार ये जयंत ने क्या कर दिया। और देखिए, इन लोगों को तो बड़ी उम्मीदें थी, ये सब और इनकी जो दूसरा जो साधा पॉलिटिकल। है वो जो तमाशा चल रहा था ना वहाँ पे, मराठा ओबीसी ये वो हाँ, आरक्षण जो वाला। हाँ। आरक्षण वाला, तो ये अशोक चव्हाण के लाने से इनका ये पूरा जो मराठा वाला मामला है वो भी सेटल हो जाता है और हाँ, ये लगभग ये इंश्योर कर लेंगे। अब ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में 48 आउट ऑफ 48 टारगेट करेंगे। हाँ। अभी तो बता रहे हैं कि अभी 18 तारीख में एक दिन का सेशन बुला रहे हैं वहाँ का, असेंबली का, महाराष्ट्र का, मराठा वाले हुँ। मामले को लेकर। उसमें भी कुछ मुझे लगता है कुछ डिसीजन होगा, कुछ कुछ तय किया होगा इन्होंने। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 48 में से मैक्सिमम का टारगेट अब तो बन गया है कि मैक्सिमम ले ली जाए इसमें से। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पता नहीं डिले कैसे हो रही है। मुझे लग रहा है कहीं चुनाव तक शरद पवार भी ना आ जाए इधर। क्योंकि देखिए, शरद पवार का तो अजीत पवार से कोई पारिवारिक वैसा झगड़ा है भी नहीं है। वैसे तो चाचा भतीजे खूब मिलते हैं, ये डिनर लंच पे जाते हैं एक दूसरे के यहाँ खूब आराम से। तो हो सकता है कि चाचा को मना ही ले भतीजा। अभी तो चुनाव में दिन है कि क्या करोगे उधर। सुप्रिया भी हार जाएगी, फलाना हो जाएगी, सुप्रिया जीत जाएगी तो मंत्री मंत्री बन जाएगी। क्या पता कुछ इस तरह की बात बना लें। मुझे लग नहीं रहा, मुझे तो फिर लग रहा है कहीं उद्धव ठाकरे अकेला ना रह जाए वहां। उद्धव ठाकरे का भी ऐसा सुना गया है कि उद्धव ठाकरे भी ट्राई कर रहा है कि किसी तरह से वापस आ जाए, लेकिन वहाँ एकनाथ शिंदे बैठा है, वो उसको बिल्कुल बात चलने यह नहीं दे रहा। है, वो मुझे व्यवहारिक नहीं लग रहा संजय जी। हाँ, क्योंकि यही एक तो। नाथ हाँ, ये अजीत पवार और शरद पवार वाला मुझे व्यवहारिक लगता है। ये हो जाएगा, इसमें देर नहीं होगी ज्यादा। परिवार में मामला है। लेकिन वहां क्या है कि एक नाथ शिंदे उसके परिवार का आदमी नहीं है ठाकरे के।
और वो तो उसके खिलाफ लड़के ही आया है। और अब अगर उद्धव ठाकरे इधर आएगा तो फिर कहानी क्या रह जाएगी। शिवसेना मुश्किल से तो शिंदे ने हत्या ही है, उसमें तो बीजेपी को दिक्कत है। उस वाले मामले में तो ठाकरे को लेने में तो शायद मुझे लगता है कि उसे ठाकरे को टच करेंगे भी नहीं है। हाँ, ठाकरे को टच करेंगे। मैं ठाकरे वैसे भी अनस्टेबल आदमी है, पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। हाँ और अभी उसकी काफ़ी उम्र भी है, अभी 20 साल उसकी पॉलिटिक्स बाकी है। शरद पवार की पॉलिटिक्स तो ख़त्म है। हाँ, सही बात है। शरद पवार तो अब 83-84 साल के हो गए, तो उनकी पॉलिटिक्स तो ख़त्म हो चुकी। शरद पवार का तो इसलिए मुझे लग रहा है कि राज्यसभा में भी जाने का इस बार चांस नहीं रहा, पता नहीं बन पाएंगे नहीं। और तो बारामती से लड़ने से तो पूरी तरह से मना कर चुके। बारामती से कौन लड़ेगा इस बार? तो बारामती भी बचानी मुश्किल हो गई उनके लिए तो। हाँ, बहुत मुश्किल है। तो ये तो ये वाला चल रहा है मामला। दूसरा जो है वो झगड़ा चल रहा है योया और यशवंत देशमुख के बीच में। ये बड़ा मजेदार है। जी। आपको पता ही होगा कि आप तो पुराने आदमी हैं, आपने तो देखा होगा कि दूरदर्शन के दौर में ये क्या किया करते थे योया, आपके योगेंद्र यादव। अरे साहब, ये ये तो बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट थे। हाँ, ये जो है एक्सपर्ट के रूप में आते थे और हिंदी में विनोद दुआ बैठा करते थे और अंग्रेजी में प्रणव राय। आपको तो पता ही है सारी चीजें। 80s के दौर में हम तो खैर छोटे छोटे थे उस समय, और हम तो सिर्फ ये इनका विश्लेषण इसलिए देखते थे क्योंकि दूरदर्शन पे पिक्चर आया करती थी चुनाव के समय। तो हम तो इसलिए देखते थे कि यार फिल्म देखने को मिलेगी, नई नई फिल्में आती थी इस दौरान जब चुनाव चलते थे, उनका जो रिजल्ट आते थे। लेकिन उस समय योगेंद्र यादव को लोग मानते थे कि यार ये सही आकलन करता है, जो भी चीजें हैं। लेकिन योगेंद्र यादव की जब से राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जागी हैं तो योगेंद्र यादव खत्म हो गया। और सबसे ज्यादा तो खत्म ये अरविंद केजरीवाल ने किया। देखिए, अरविंद केजरीवाल की एक खास बात है, अरविंद केजरीवाल ने जिसे छोड़ दिया उसे बर्बाद भी कर दिया बिल्कुल ही। एक कुमार विश्वास है जो अपने प्रोफेशन पे दम पे निकल पाए, वरना आशुतोष वगैरह सब ये खत्म ही हो गए, बर्बाद ही हो गए। केजरीवाल से कुछ बन नहीं पाया इनका कहीं भी। प्रशांत भूषण को कोई नहीं पूछता, सारे के सारे ऐसे ही रहे। अब योगेंद्र यादव आजकल क्या कहते हैं, अब जब उनसे टीवी चैनल पर या कहीं आते हैं और उनसे पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि मुझे गलत कहते हैं लोग, सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं मैं, पॉलिटिशियन हूं। या आप कह सकते हैं कि वुड बी पॉलिटिशियन, इस तरह से कहते हैं। वो अपना परिचय इस तरह का देना आजकल पसंद करते हैं। अब हुआ ये कि अभी वो जो इंडिया टुडे वालों का जो 6 महीने में एक सर्वे आता है, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे करते हैं हर साल, मूड ऑफ द नेशन। वो इस बार 26 जनवरी के बजाय फरवरी के सेकंड वीक में आया है, अभी 4-5 दिन पहले ही। क्योंकि नीतीश कुमार वाला डेवलपमेंट हो गया था वहां, तो सी वोटर जो एजेंसी उसे करती है यशवंत देशमुख की, तो उससे इंडिया टुडे वालों ने कहा कि भाई जो नीतीश वाला साइड इफेक्ट है उसको भी आप इसमें शामिल करें अपने सर्वे में, तो थोड़ा सा लेटेस्ट आंकड़े बन जाएंगे। तो उसके आंकड़े भी रिलीज हुए हैं, इंडिया टुडे पे आए हैं, लल्लन टॉप वाले में भी आए थे, इनके आज तक पे भी इन्होंने चलाया, काफी उसको लेकर चीजें चल रही हैं। अब कांग्रेस में खलबली मच गई। उस आंकड़े ऐसे हैं उसमें तो 304 मेरे ख्याल में बीजेपी को दे दी हैं और 350 के पार इन्हें दे दी हैं। एनडीए वालों को इस तरह की स्थिति उसमें दिखा दी है। अब दबाव बना योगेंद्र यादव पे कि भाई अब इसका तो कुछ तोड़ निकालो, इसका कैसे जवाब दिया जाए। इतना बड़ा सर्वे आ गया और सारी दुनिया में चलता है वो सर्वे, उस पर तमाम चैनल, वो चाहे वो लेफ्ट वाले हों या लेफ्ट राइट वाले हों, सारे के सारे उस पर एनालिसिस जरूर करते हैं। और यशवंत देशमुख जो है वो दोनों तरह के साइड में जाता है। यशवंत देशमुख आज तक पे भी जाता है, इंडिया टुडे पे भी जाता है, बरखा दत्ता के कार्यक्रम में भी जाता है, आशुतोष के कार्यक्रम में भी जाता है। तो उनका तो अपना काम है एजेंसी को आगे बढ़ाने का। अब जब ये प्रचार होने लगा तो फिर योगेंद्र यादव का जो कहना है, योगेंद्र यादव ने एक वीडियो बनाया अभी 15 मिनट का, और कल ही आया है वो वीडियो। और उसमें उनका ये कहना है योगेंद्र यादव का कि भाई मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के फोन आए कि भाई मूड ऑफ द नेशन है, इसने तो बिल्कुल सफाया कर दिया, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा किसी को, अब क्या बात करी जाए आगे, तो इसकी कुछ काट निकाल लो। तो फिर उसने उसकी कुछ काट निकाल ली है योगेंद्र यादव ने। और बिटवीन द लाइंस जिसे कहते हैं ना, कि वो जो उसकी मेथोडोलॉजी है उसको उसके बीच में जाके कुछ चीजें उसने ढूंढी है। जैसे उसने कहा है इसको काउंटर करने के लिए कि ये कैटी कैटी पर आधारित है, CATI, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यू। कि इसमें क्या होता है कि आप सर्वे करने के लिए आपके पास जो कंप्यूटर से जनरेटेड एक कॉल होती है, नंबर पर वो जाती है, फिर वो आपसे सवाल करती है कि आप
पीएम के रूप में किसे पसंद करते हैं, इसके काम के बारे में क्या सोचते हैं, ये फलाना। तो उसने ये कहा योगेंद्र यादव ने कि इस देश में तो 51% लोग गरीब हैं, उनके पास फोन ही नहीं है। हालांकि जो आंकड़ा है देश में वो ये है कि 69% लोगों के पास टेलीफोन है, मोबाइल फोन है आज की तारीख में। लेकिन उसका ये आंकड़ा है, इसकी काट में उसने निकाला कि जो 51% गरीब लोग हैं उनके पास तो फोन ही नहीं है। उनका इंटरव्यू इन्होंने कहां से ले लिया, और वो CSDS वालों की आंकड़े के आधार पर बात कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जिनके पास, एक साल पहले कोई सर्वे हुआ था कि जिनके पास फोन था उनमें से 41% लोगों ने कहा कि हम बीजेपी को वोट देते हैं, और जिनके पास नहीं था उन्होंने कहा कि हम 35% लोगों ने कहा कि हम बीजेपी को वोट देते हैं। तो उसने कहा कि लगभग 50% से ज्यादा के लोग तो ऐसे हैं जिन तक ये सर्वे हुआ ही नहीं। और फिर मार्जिन ऑफ एरर में इसमें कमियां निकाल दी कि 2% का मार्जिन ऑफ एरर लिया है उसने हर सीट पे, और 2% का मार्जिन ऑफ एरर लेते हैं तो 40 सीटों का हेरफेर आसानी से हो जाता है। तो एक तरीके से उन्होंने बड़े सभ्य शब्दों में कह दिया कि साहब ये जो है सर्वे बेकार है और इसका कोई, इस पर आप विश्वास ना करें। और अंत में उसने अपने वीडियो में एक बात और कह दी कि इन सर्वे को देखना बंद कर दें और आज की तारीख में आप टीवी देखना बंद कर दें। बिल्कुल जैसे इसका वो रवीश कुमार कहता है ना, इनका गुरु, कि टीवी मत देखा करें आजकल आप, क्योंकि टीवी वाले सब। ये तो खुद ही कह रहा था कि 272-73 तो आ ही जाएंगी। हाँ, वो तो कह ही रहा था, ये तो बात कह ही रहा है वो। लेकिन वो तो उसमें तो बिल्कुल लैंडस्लाइड दिखा दिया ना एकदम। देखिए योगेंद्र यादव अगर कह रहा है 272-73 आ जाएंगी तो वो उसकी इतनी विश्वसनीयता नहीं है। लेकिन अगर एक सर्वे एजेंसी आप रिजल्ट दे रही है तो उस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं कि साहब ये ठीक है, ये तो घोषित रूप से कांग्रेसी हो ही चुका है। आजकल तो सलाह दे रहा है, जैसे सीताराम येचुरी देते थे राहुल गांधी को सलाह, इसी तरह से योगेंद्र यादव दे रहा है सलाह। तो हो सकता है कि राहुल गांधी ने ही कहा हो कि भाई तुम तो बड़े आंकड़ेबाज हो, लाओ इसकी कुछ काट निकाल के। तो वो वीडियो उन्होंने बनाया है और उस पे जो बड़ा दिलचस्प है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यशवंत देशमुख ने उसके जो जवाब में लिखा है, उन्होंने ये कहा है सी वोटर वालों ने कि योगेंद्र जी कह रहे हैं कि जैसे रवीश बाबू ने कहा है कि टीवी कम देखिए, वैसे ही मैं कह रहा हूं कि सर्वे कम देखिए, क्योंकि इस मुल्क में हर पान की दुकान और हर मोहल्ले में सेफोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। तो यशवंत देशमुख कहते हैं कि सही बात है, इस मुल्क में सेफोलॉजिस्ट ही क्यों, हर पान की दुकान पर आपको अस्पताल एक्सपर्ट, आतंकवाद एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, किसानी एक्सपर्ट, एनकाउंटर एक्सपर्ट, मानवाधिकार एक्सपर्ट और हर किस्म के आंदोलन एक्सपर्ट। ये डायरेक्ट ये योगेंद्र यादव पे कह दिया, क्योंकि आपको ध्यान होगा जो ये दिल्ली की सीमाओं पे धरना चला था 2 साल पहले, उसमें ये किसानों के उसमें भी पैनल में भी रहते थे, जो उनकी कोर कमेटी थी उसमें ये किसान नेता बन गए थे योगेंद्र यादव। तो यशवंत ने लिखा है कि योगेंद्र जी ने स्वयं इन सभी दायित्वों का निर्वहन करते हुए साबित किया है कि इन सभी विधाओं के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। आप भी स्वयं ये बन सकते हैं अप दीपो भव। इसके लिए आपको रोज रोज 2 घंटे शुतुरमुर्गासन करना होगा सुबह और शाम। हर आसन संकट हर आसन संकट को अनदेखा करके अपना सर रेत में धसा लेना ही शुतुरमुर्ग आसन है। यही आधुनिक चाणक्य नीति है। चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि लोकतंत्र जीवित है या मर गया। अगर कहीं गलती से जीत गए तो लोकतंत्र की जीत होगी, और अगर हार गए तो लोकतंत्र की हत्या तो जग जाहिर है। तो तब तक सभी लोग शुतुरमुर्गासन कीजिए, बस टीवी मत देखिए और सर्वे पर ध्यान मत दीजिए। तो ये सब इस तरह से यशवंत देशमुख ने अपनी संतुलित शब्दों में और बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल करते हुए योगेंद्र यादव पे ये कमेंट कर दिया है। एक तरफ तो ये चल रहा है और दूसरी तरफ इतना गंभीर मामला हो गया पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में, जहां पर यह आ गया कि उनका जो शेख शहनाज है वो किस प्रकार से युवतियों को उठा उठा के और उनको ले जाता है, उनका इस्तेमाल करता है और एक तरह से बिल्कुल तो गवर्नर ने अपने बयान में कह दिया कि मैंने जो देखा बड़ा भयावह है, चौंकाने वाला है, बड़ा होश उड़ा देने भयावह वाला है। लेकिन सारे के सारे चुप हैं, राजदीप की आवाज नहीं निकल रही और योया जो है वो उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। योया का तो आपको ध्यान है क्या कह रहे थे वो ममता से, हे ममता जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप देख रहे हैं ना वो कैसे वो ममता जी के सामने पीछे जा रहे थे। ममता जी ने फिर भी भाव नहीं दिया, उनको किसी भी तरह से ममता जी को कांग्रेस से मिलाना था, वहां भी फेल हो गए और एक भी इनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा।
इतना क्या जघन्य बोलेंगे? अपराध है, इतना जघन्य अपराध है, जिससे अधिक जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकता। लेकिन नहीं, ये इस पे क्या सारे जो बोलेंगे हैं, ये जब जब बीवी जो मेल्टडाउन है टूल किट टीएमसी की वाले जो हैं, सांसद वो बन सब गई, चुप बैठे हैं। जब बीवी टीएमसी की सांसद बोल गए संजय जी, तो क्या बोल लेंगे? ये तो घोषित रूप से हो गए। और आप देखिएगा, आप आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 13 फरवरी में, आप लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, राजदीप सरदेसाई की एग्जिट होने वाली है इंडिया टुडे ग्रुप से। ये आपको रवीश कुमार की तरह यूट्यूब पर ही नजर आएगा। और जिस तरीके से यूट्यूब पे इसने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है, अपने वीडियो वगैरह हुँ। बनाने लगा है, मुझे लगता है कि मियां बीबी ने दोनों सलाह सलाह कर ली है। मतलब हम क्योंकि लोगों को भी अरुण, बदनाम करेगा ये। हाँ मत आप देखिएगा, आप अरुण अरुण पुरी ऐसे कैसे बर्दाश्त करेगा? अरुण पुरी को भी तो थोड़ी बहुत अकल होगी ना, कि बीवी को राज्यसभा से भिजवा दिया है, तो इसकी इसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी? आप कौन इसकी बात पे भरोसा करेगा? कौन इसे इंटरव्यू देगा? ये तो घोषित रूप से टीएमसी के प्रवक्ता बन जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये इनकी पुरानी सेटिंग है। आप 2021 का जो विधानसभा चुनाव था पश्चिम बंगाल वाला, आप उसके वीडियो पुराने देखिएगा इंडिया टुडे पे। जीतने के बाद ममता बनर्जी ने पहला इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई को दिया था। सबसे पहला इंटरव्यू लाइव वहीं से बोली थी। ये नहीं है कि ये कांग्रेसी है, इसकी टीएमसी में बहुत बढ़िया सेटिंग है। और जब ये इंडिया टुडे वालों का सालाना सेमिनार होता है, ये शिखर सम्मेलन वगैरह कराते हैं, मंथन मंथन, उसमें टीएमसी के लोगों को इंटरव्यू करने की जिम्मेदारी राजदीप के ऊपर रहती है। बिल्कुल, राजदीप राजदीप उनको, ममता को इंटरव्यू करते हैं। और ये जो महुआ मित्रा वाला प्रकरण है, इसमें तो आप ही का एक शायद वीडियो में कह रहे थे कि ये सबसे पहले राजदीप सरदेसाई के पास ही आया था ये ऑफर, जयानंद रई वाला, कि आप दिखा दो, लेकिन वो उसने ठुकरा दिया। तो ये तो टीएमसी के साथ तो इनकी सेटिंग पुरानी है, आज की बात थोड़ी है ये। तो अब ये क्या बोल लेंगे, क्या ट्वीट करेंगे इस पे? ये पश्चिम बंगाल को लेकर ये क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल को लेकर तो वहां कायदे से जो बीजेपी की वहां की इकाई है, उसे ही हंगामा करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा वहां तो। तो वो तो कर रहे हैं, वो शुभेंदु हम्म, अधिकारी और जो उनके हैं हम्म, वो अभी-अभी देख रहे थे हम विजुअल्स की। वो हम्म, पहुँचे हैं वहाँ, बसीरहाट में हम्म, उनके घुसने पे रोक लगा दी गई है, लेकिन फिर भी वो जूझ रहे हैं पूरी तरह से। हम्म, ये तो कहना पड़ेगा कि हाँ, ठीक है, प पश्चिम बंगाल की जो बीजेपी यूनिट है, वो काफ़ी जूझ रही है। हम्म, जुझारूपन उसमें दिखाई पड़ रहा है, और ये कहीं ऐसा ना हो कि ये संदेश खाली जो है इनका ये सिंगूर बन जाए। जैसे सीपीएम का हम्म, सिंगूर बना था, तो वही सीपीएम का सिंगूर बिल्कुल। बनने का इसमें पूरी संभावना है, पोटेंशियल है, यदि इसको ये ठीक हाँ, से और करें। और ठीक है, अब धीरे-धीरे आने लगा है, लोग बातचीत करने लगे हैं, टीवी पे भी देखने लगा है, तो इसको जो है वो ममता दीदी छुपा के नहीं रख पाई हैं। छुपा के नहीं रख पाई हैं, वो भी उनकी एक बड़ी विफलता है। क्योंकि वैसे तो उन्होंने इतना आतंकित कर रखा है वहाँ के मीडिया को कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कुछ भी कह दे। सही बात है। मीडिया वीडिया तो वहां बेकार ही है। वहां पे तो कोई, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, कोई ज्यादा प्रभावशाली है नहीं। ये एबीपी वाले हैं, ये तो इनकी तो वहां ममता बनर्जी से बढ़िया सेटिंग है। टेलीग्राफ वालों की और इनकी सबकी ये तो बढ़िया सेटिंग है। ये उसके बारे में कुछ दिखाएंगे नहीं। दिल्ली का ही मीडिया कुछ दिखा दे तो अलग बात है, वहां के मीडिया से तो कुछ एक्सपेक्ट करना बेकार है। ममता बनर्जी तो अब पता नहीं कैसे, इन्होंने तो कई जो राज्यसभा के कैंडिडेट भी जिस तरह से अपने डिक्लेयर किए हैं, मुझे तो उनमें भी बड़ा है। एक तो वो वही है, कौन है वो, मोहम्मद क्या नाम है उसका, उसे भी बनाया है इन्होंने, मुस्लिम। एक कैंडिडेट तो उसे भेज रही है ये, सुष्मिता देव को भेज रही है। हुँ। हाँ, तो पता नहीं क्या क्या किस तरह से इन्होंने इसको सोचा है कि राज्यसभा को किस तरह से अपना बैलेंस कर रही है ये। इसमें तो कुछ समझ में भी नहीं आया कि क्या क्या सोच के इनको चयन करवाया। सागरिका घोष जैसे लोगों को चयन करवाने का क्या फायदा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। इससे क्या लाभ मिल जाएगा आपको? ये तो साफ यही है कि भाई वो आप केवल बस उन्हें ओबलाइज करने वाली बात है, और इससे ज्यादा क्या है इसमें? करेक्ट। हम्म, दूसरी तरफ यदि आप देखें तो मध्य प्रदेश में भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जहाँ-जहाँ चरण पड़े राहुल के, तहाँ यूपी कांग्रेस में तो समाप्त। बता रहे हैं कि कैंसिल हो गई है यहाँ न्याय यात्रा। जयंत वाला जो पूरी मामला हुआ है, जो हुँ। जयंत की एनडीए में एंट्री हो रही है, तो बता रहे हैं कि वहां तो सिर्फ पहले 3 या 4 दिन की थी, अब शायद एक ही दिन की कर दी गई है। रूट भी चेंज कर दिया गया है सारा का सारा। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में तो ज्यादा बड़ा खेल हो गया इस बात को लेके।
तो न्याय यात्रा पता नहीं यूपी में तो आएगी भी या नहीं, क्या इसका हिसाब यूपी में कह किताब है? रहे हैं कि वो सीधे जो है वो पहुंचेंगे अलीगढ़, मेरे ख्याल से अच्छा। उड़ के पहुंचेंगे और अलीगढ़ से सीधे पहुंचेंगे आगरा और आगरा से घुस जाएंगे एमपी में, हाँ, ये तो हो पता सकता है चला है। लेकिन। तो ये पूरा का पूरा जो आपका इस तरफ का जो इलाका है, हाँ, जाट ये तो जिसको योगी योगी जाट जी, बाहुल्य मोदी, कहते मतलब ये गोरखपुर, बनारस, अयोध्या, उसे सब छोड़ते हुए सीधे उड़ के यहाँ आ जाएंगे बॉर्डर पे। हैं। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बारे में क्या सुन रहे हैं? कमलनाथ के बारे में तो चर्चा ये सुन रहे हैं कि कमलनाथ अपने बेटे की सेटिंग कर रहे हैं बीजेपी में, छिंदवाड़ा से, कि अब की बार नकुल नाथ को वहां से बीजेपी से टिकट दिलवा दें। अब पता नहीं कितना सच है इसमें, क्या है। कुछ तो चर्चा यही थी, एक दिन ये राजदीप सरदेसाई अपने शो में कह रहा था हम्म, कि कमलनाथ की चर्चा है कि वो जा सकते हैं बीजेपी के साथ। लेकिन कमलनाथ से मुझे लगता नहीं बीजेपी को कुछ फायदा नहीं है। नकुल नाथ है उनका लड़का, हो सकता है कि वो अपने बेटे के लिए सेटिंग कर रहे हो। लेकिन मुझे संजय जी लगता नहीं इस बार अगर नकुल नाथ लड़ेगा भी तो हारेगा। क्या लग रहा है आपको? लोग तो ये कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप होगा, वहां एक सीट भी नहीं मिलेगी। नकुल नाथ अगर कांग्रेस से लड़ेगा तो हारने की पूरी संभावनाएं हाँ, हैं, बनती है हाँ, उसकी। यही तो मैं कह रहा हूं। तो बेकार उसे बीजेपी में क्यों लेंगे जब वो वैसे भी हार ही रहा है? क्या जरूरत है उसे बीजेपी में लेने की? हम्म, आपके राजस्थान में भी मुझे लग रहा है कि यही होना है, जीरो ही रहना है इनका, कांग्रेस वालों का भी। हाँ, जीरो की संभावना पूरी है। बाकी आपने देख लिया कि बिहार में क्या हुआ, वो तो कल स्पष्ट हो गया। थोड़ा हम्म। तेजस्वी ने अपने भाषण से थोड़ी बहुत इज्जत बचाने का प्रयास किया। बाकी तो लेकिन आप इसमें भी संजय जी एक बड़ा खेल हुआ है, मैं देख रहा हूं कल से। हम्म, तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा लीडर एक साबित करने का उस कल की स्पीच को लेकर बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। और इसमें हम्म, बहुत सारे जो है ये तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार भी शामिल हो गए हैं कि कुछ भी हो साहब, नीतीश कुमार जो है वो मोरल रूप से उनका कोई मुंह नहीं बनता और तेजस्वी ने जो है उन्हें पानी पिला दिया और फलाना, एक बड़ा नैरेटिव चला है ये भी तेजस्वी यादव को हम्म, लेके। नहीं, लेकिन उनके को तो बहुत जोर का झटका लगा धीरे से, जब उनके खुद के वो तोड़ने जा रहे थे जेडीयू के और बीजेपी के एमएलए, और उनके खुद के 3 एमएलए जो हैं वो जाके बैठ गए एनडीए के साथ में। वो तो एक के खिलाफ तो केस भी हुआ है, वो किसी जेडीयू वाले को उन्होंने कितने करोड़ की ऑफर दी थी, शायद वो आरजेडी का ही था, उसके खिलाफ केस भी हुआ है, वहां पे एफआईआर भी हुई है। जेडीयू के किसी एमएलए को पोच करने के लिए बताया गया कि 40 करोड़ रुपए की पता नहीं कितने की ऑफर दी गई, उसने तो केस भी कर दिया, एफआईआर भी कर दी वहां पे। मैं पढ़ नहीं पाया उस खबर को, लेकिन खबर चल रही है वो भी एक, ये भी हुआ है वहां पे। तो वैसे एक बात है नीतीश कुमार की कि साहब इसका एमएलए नहीं टूटता, हम्म, इसके एमएलए इंटैक्ट हैं, ये तो है ना। मैंने कितने उलट बिल्कुल। फेर देख लिए, ना इसका कोई बीजेपी में जाता ना इसका कोई आरजेडी में जाता। और देखिए ये लल्लन सिंह वगैरह इन सब का कितना बड़ा खेल हुआ, किसी ने भी कभी पार्टी छोड़ने की नहीं सोची। लल्लन सिंह आज भी नीतीश कुमार के साथ है, और एक समय तो ये लग रहा था कि ये छोड़ देगा, आरजेडी ज्वाइन कर लेगा। तो नीतीश कुमार का अपनी पार्टी में तो हिसाब किताब सेट रहता है, आसानी से नहीं छोड़ते वो। लेकिन आप देखिए हमारे सत्य हिंदी वाले क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बस एक ही ऐसा जांबाज है जो मोदी के सामने खड़ा रह पाएगा। तेजस्वी? नहीं, तेजस्वी, और राहुल गांधी। अच्छा, वो तो राहुल गांधी पे तो वो तो यूनिवर्सल है उनका तो वो मामला। वो तो आशुतोष जो है वो पूरी तरह से, आप वो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मेल्ट डाउन वाले में कि आशुतोष ने तो नेहरू जी की तस्वीर लगा ली है, अब तो कांग्रेस जो घोषित कांग्रेसी हो गया है। और वो ये कहता है आजकल ट्वीट्स में कि मैं जैसे जैसे नेहरू जी को पढ़ता हूं वैसे वैसे नेहरू जी के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। आजकल वो नेहरू जी का पूरा साहित्य उठा रहे हैं सारा कहीं से, तो वो उसी को पढ़ हम्म, रहे हैं। तो कांग्रेस का ही गुणगान करेंगे और क्या करेंगे। राहुल गांधी तो बचेगा ही अल्टीमेटली। अच्छा आप ये बताइए ना संजय जी, जब कोई बचा ही नहीं है तो राहुल गांधी तो बचा। अब आप बताइए कि ममता बनर्जी एक तरह से अलग है, वो तो एक थर्ड पोल है, वो तो अलग चीज होगी। शरद पवार अगर कल को मिल जाते हैं
बीजेपी के साथ, तो वास्तव में बचा ही कुछ नहीं, राहुल गांधी के अलावा बचता ही कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जो जिन्होंने शुरुआत की थी, नीतीश कुमार नहीं रहे, राहुल गांधी की पार्टी के लोग नहीं रही। और देखिए, ये जो अशोक चौहान वाला मामला हुआ है, इसमें संजय निरुपम ने बड़ा अच्छा लिखा। संजय निरुपम ने अपना ट्वीट किया और उसने कहा कि ये अशोक चौहान का जाना, ये कांग्रेस हाईकमान के लिए एक बड़ा सेटबैक है, हमारी एसेट थे। और ये अशोक चौहान वो लीडर थे कि जिनकी मास लीडर थे, पकड़ थी पब्लिक में, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट करना जानते थे। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी पिछले साल वहां, तो सारा मैनेजमेंट नांदेड़ वगैरह में इन्होंने किया था उसका, और बहुत राहुल गांधी ने तारीफ की थी उनकी। और अभी जो सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, उसमें भी नहीं अधिकृत किया गया था कि सीट शेयरिंग आपको करनी है। अब जब सीट शेयरिंग की बात चली और इसी बीच ये राज्यसभा का चुनाव आ गया, अब इसमें पता नहीं क्या पेंच हुआ कि ये खड़गे से और सोनिया गांधी से मिलने गए दिल्ली, अशोक चौहान, और वहां से आने के बाद इन्होंने तुरंत ये काम कर दिया, इस्तीफा देने का। तो संजय निरुपम ने तो कह दिया कि पार्टी हाईकमान संभाल ही नहीं पा रहा अपने लोगों को, सुनते ही नहीं है जब आप लोगों की, तो कैसे आपके साथ लोग रहेंगे। बिल्कुल सही है। और हमारे सर जी का क्या होगा अब? सर जी तो सर जी ने तो कांग्रेस से सर जी नाता तो तोड़ ही लिया। नहीं, सर जी तो अब तो वो तो नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। वो सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं। कल तो रामलला के दर्शन कराए भगवंत मान की फैमिली को भी लेके। तो सर जी को तो सिर्फ एक ही चिंता सता रही है, 17 तारीख को क्या होगा। ईडी का समन है 17 तारीख का और कोर्ट का आदेश है, इस बार तो जाना पड़ेगा। सर जी को तो एक ही चिंता है सर इस समय, सर जी, और अभी कुछ नहीं है। अभी तो वो 17 तारीख का जो है ना, वो लाइन उसे क्रॉस कर लें किसी तरह, उसी के बाद उनकी सांस में सांस आएगी, बचे रहे तो। वरना वो बार, वो मुझे लगता है कि ये भी इन्होंने बैटिंग पहले ही कर ली कि अगर मैं अंदर चला जाऊं तो निगोशिएशंस कुछ नहीं करनी है, अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। वो पहले ही कहा है वहां पंजाब में जाके कि 13 की 13, 14 सीटें चंडीगढ़ वगैरह सब मिला के अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। वो तो पहले ही कहा है वहां पे जाके। तो अरविंद केजरीवाल तो उस तैयारी में है कि अगर अंदर जाना पड़ा तो उनके पीछे जो है पार्टी का मामला बना रहे किसी तरीके से। वो तो उस पर फोकस कर रहे हैं सिर्फ इस समय। उन्हें कांग्रेस, राहुल गांधी, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। जी, तो वो तो वहां से बच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये किसानों को भी उकसा रहे हैं। दोनों काम साथ साथ कर रहे हाँ, वो तो खैर वो करते रहते हैं। दरअसल वो क्या है कि इस समय जो किसान आंदोलन वाला ये जो मामला चला है नए वाला, इसमें बेसिकली ज्यादातर पंजाब के लोग इन्वॉल्व हैं। जो आप इसमें से कई कई गुट तो वो हैं जो एसकेएम बना था इनका, संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें से निष्कासित भी हो गए थे, उससे अलग हो गए थे ये लोग। कुछ को निकाल दिया था, कुछ पॉलिटिकल विंग बना लिए थे, पंजाब का चुनाव लड़ लिए थे 2022 वाला, बहुत सारे तो इनमें से। तो वही सारे ग्रुप एक्टिव होके आए हैं ये वापस दोबारा से। और मैं तो सोशल मीडिया पर बड़ी वीडियोस देख रहा था कि वो जो ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर के ऊपर सरिये लगा दिए गए हैं इस तरह से, बाकायदा पूरी तैयारी के साथ, जैसे हमला बोलने के लिए आते हैं उस तरह की तैयारी के साथ आए हैं इस बार। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मामला यह है कि यूपी के किसानों का इन्वॉल्वमेंट शून्य है इसमें। तो अभी इसलिए तक। बीजेपी आगे का इसलिए पता नहीं। बीजेपी को हाँ, इसलिए बीजेपी को ज्यादा जो है चिंता वाली बात है नहीं, क्योंकि पंजाब में ऐसा बीजेपी का कोई ऐसा कुछ खास दांव पे है नहीं। और जो उत्तर प्रदेश की चिंता थी, वो जयंत को साथ लेके इन्होंने सेटलमेंट कर ही लिया। राकेश टिकैत भी चुप बैठ गए। वो भी क्या करें, वो जयंत का पिछलग्गू था राकेश टिकैत, तो वो भी अपना चुप बैठ गए हैं। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई पंजाब वाला जो है, इसमें अरविंद केजरीवाल वगैरह की कुछ वो है। उसका सिर्फ एक वही है कि वो ज्यादातर लोग पंजाब के हैं, उनका विरोध करने की स्थिति में तो कोई है नहीं वहां। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो आपके जो लोग हैं, ये जो तथाकथित किसान, ये लगातार ये धरने प्रदर्शन करते रहते हैं पंजाब में भी। हाँ, छोटे मोटे और तो लगातार रेल रोको और वगैरह कई चलाए इन्होंने। नहीं, हाँ इन्होंने तो चंडीगढ़ में भी घुसने की कोशिश की थी। उन सारे केसेस में हाँ, पंजाब पुलिस ने इन पे लाठीचार्ज किया है, इनके ऊपर बल प्रयोग किया है, ये सब ये इन्होंने करते तो रहते हैं। 8-8 10-10 दिन तक ट्रेनें नहीं चलने दी इन्होंने तो, अंबाला वाले रूट पे। तो मैं खुद झेला ये हुआ हूँ ज उसको। उत्पाती अराजक लोग हैं, आंदोलनजीवी जिसको सही कहते हैं मोदी जी। हाँ, ये बिल्कुल। तो प्रोफ़ेशनल आंदोलनकर्ता हैं और इनका काम ही है और इनका यही इलाज है जो इस समय किया जा रहा है। ये
बाहर वाले जितने भी हैं उनके ओसीआई कार्ड कैंसिल करो, क्योंकि वही जो है यहाँ पर उनकी ज़मीनें हैं आज भी, और वहाँ हाँ। वो सिटीजनशिप लेके बैठे हैं, और यहाँ अभी भी ज़मीनें अपनी वो अच्छा, वो ओसीआई कार्ड से ध्यान वो आया, सारी वो इस तरह आपके की जो ज़मीनें हैं जो सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं, उनकी हाँ, ज़मीनें जो हैं वो जब्त होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और उनके पैसे-वैसे जो हैं वो अब आने बंद हो जाएँगे। वैसे भी ओसीआई कार्ड सबके 100 से ज़्यादा लोगों के यूएस और कनाडा में और यूके में इनके ओसीआई कार्ड कैंसल किए। जो भी आपने भी बदमाशी तो करे एक का उसका ओसीआई ओसीआई कार्ड कार्ड कैंसल कैंसल करो। करा दिया। आपने भी तो कराया है एक का, अशोक स्वैन का। अशोक स्वाई का, हाँ, स्वाई का हाँ, कराया है, लेकिन वरदराजन का नहीं हुआ अभी तक। वरदराजन का नहीं हुआ। तो हमने तो ट्वीट किया था, आपके ट्वीट को कोट करते हुए मैंने कहा भई अशोक स्वैन का तो हो गया, संजय जी की का अभियान था कि सिद्धार्थ वरदराजन का भी किया जाए, उसका नहीं हुआ अभी तक। होगा, मुझे लग रहा है कि ये इस वाले फ्रंट पे सिद्धार्थ भी सरकार वरदराजन ने का काम निश्चित शुरू रूप कर से दिया होना है। चाहिए कि वो तो यहाँ बैठा हुआ है, इंडिया में बैठा हुआ है, और वो वायर हाँ, चला रहा है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने तो पूरा पूरा एजेंडा चलाया हुआ है उन्होंने। सरकार तो के ऐसे खिलाफ लोगों पर बोलने कार्रवाई वाले नहीं जितने होगी भी तो लोग, किसके खिलाफ उन होगी? सब का प्लेटफ़ॉर्म है इस समय द वायर। सबसे बड़ा करेक्ट, प्लेटफ़ॉर्म है इस समय द वायर। पैसा भी बिल्कुल खूब सही मिल कह रहा रहे है ना, ये पैसा भी खूब खर्च कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। कोई भी जयंत वाला मामला हुआ तो सतपाल मलिक को उठा लाओ, मोदी को गाली दिलवानी है तो सुब्रमण्यम स्वामी को बुला लाओ। इसके अलावा कांग्रेस वालों का कुछ एजेंडा चलाना है तो वो एक शो चला दिया कपिल सिब्बल का, वो हर बार ले आता है, कभी फारूक अब्दुल्ला को ले आता है, कभी किसी को ले आता है। और अब आपने वो एपिसोड देखा नहीं, वो पी चिदम्बरम वाला और हैं। कपिल सिब्बल वाला, वो देखना चाहिए था आपको, हाँ, देखा मैंने है ना? चिदम्बरम वाला। आप ये देखिए कि कोर्ट पे अभी लेकिन प्रेशर चिदम्बरम बनाने के अभी लिए कैसे कर रहे हैं। 2 दिन पहले तो पलट गए। उन्होंने कहा कि साहब कि मोदी जो है वो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से करते पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, लेकिन उस आप उस एपिसोड को देखिए, कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं की दोनों ने। दोनों सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो बेंच उस मामले पे फला मामले पे बनने वाली है, उस बेंच को इस मामले पे ये डिसीजन लेना चाहिए, और अगर ये डिसीजन नहीं आया तो हमें बड़ी निराशा होगी भाई। एक तरह से मतलब हैं। सुप्रीम कोर्ट की ही इन्होंने अदालत लगा रखी है वहां पे। आपने सुब्रमण्यम स्वामी का नाम लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज जो ट्वीट किया है वो आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा आज। उनका कहना है कि कतर में ये जो हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स जो हैं, जो छूटे हैं, उसका क्रेडिट शाहरुख खान को मिलना चाहिए। अच्छा, क्योंकि कैसे? शाहरुख खान के कतर के अमीर से बहुत नज़दीकी रिश्ते दोस्ती है। हैं, दोस्ती है, और उसने छुड़वाया है। मोदी जी का कोई लेना-देना नहीं है इसमें। तो लोगों के हालात ये हो गए हैं कि कहीं भी मोदी का नाम आ जाए तो वो किसी भी तरह से मोदी का नाम तक नहीं लेना चाहते। हमारे क्या नाम है इनका स्वनामधन्य शशि थरूर साहब। शशि हुँ। थरूर जी ने ये कहा कि थैंक्स टू द टीम दैट managed to get our naval veterans freed. Thanks to the team. Don't thank the leader, don't thank the captain. असल में क्या है Thanks कि to the team. शशि थरूर तो बीच-बीच में तड़का लगाते रहते हैं बीच में। शशि थरूर की जो वो कशिश है ना, वो एकदम कि वो चुनाव हारे थे वो खड़गे जी से, और उस समय जो शशि थरूर को पेला गया था, तो तब से शशि थरूर तो एक तरह से साइडलाइन ही है पार्टी में। वो तो उनके सामने कुछ विकल्प बन नहीं रहा, बस शशि थरूर तो कभी के इधर आगे होते। उन्हें तो राजीव प्रताप रूडी ने बीच पार्लियामेंट में, आपको ध्यान होगा कि ऑफर दे दी थी अपनी तरफ आने की। जब स्पीच हुई थी पहले वाली, राजीव प्रताप रूडी जब मिनिस्टर बने थे, उन्होंने पार्लियामेंट के बीच में राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि मेरे कुछ मित्र हैं शशि थरूर जैसे लोग, वो भी हैं और एक तरफ आप लोग हो। तो शशि थरूर बड़े मुस्कुराते रहे थे। बड़ी चर्चाएं हो गई थी कि ये बीजेपी में जा रहे हैं शशि थरूर। चले जाना चाहिए, जब बाकी सारे उनके साथ ही चले गए तो वो अकेले क्या कर रहे हैं? वैसे भी खड़गे साहब के खिलाफ चुनाव लड़े हैं तो कुछ होना जाना तो और है नहीं। अंत में शशि थरूर के चांसेस हैं। शशि थरूर आप देखिए कि कांग्रेस की कितनी खराब स्थिति होते हुए भी लगातार 3 बार से जीत रहे हैं वहां पे। कांटे के मुकाबले में भी जीते हैं, कई टफ चुनाव भी जीत लिए हैं उसने, शशि थरूर ने। तो उनके लिए बीजेपी में आना तो एक अपने आप में बड़ी संभावना है। वहां तो कोई लीडर ही नहीं है बीजेपी के पास, केरल में तो। तो आइए अब इस चर्चा को विराम देते हैं आज यहीं पर। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।